नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी बच्चे 9th में जो बच्चे होंगे वो अभी 10th में जा रहे होंगे और 10th के बच्चे जो है अभी 11th में। तो हम लोग अभी 10th का एक नया क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें कि 10th क्लास के मैथ्स का पूरा शुरू से लेके अंत तक NCERT का प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। तो हम लोग बच्चा इसमें जो है जैसे कि चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10th, तो हम लोग जो है रियल नंबर का चैप्टर लेकर के आए हुए हैं और आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाएंगे। आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग अगर इसी वीडियो को फोकस से देखेंगे और इसी को समझ करके और अपने कॉपी में लिख करके और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हर वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है वो क्वेश्चन आप लोगों को इसी में बता दिया जाएगा। इस वजह से आप लोग इसी चैनल में बने हुए रहिए और वीडियोस को लगातार देखते रहिए। तो हम लोग चलिए आज का रियल नंबर का क्लास शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम में एक ठेला वाला नजर आ रहा है और उसके साथ में एक आदमी और एक आदमी यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको हम लोग छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा ही है। तो इसमें जो है मान लेते हैं कि किसी एक पंचायत में कोई एक आदमी जो है अपना ठेला चलाता है, उसका नाम मान लेते हैं कि भोलू है। ये भोलू हो गया और उसमें जो है वो अंडा बेचने का काम करता है। तो अंडा बेचने का काम करता है, वहां पर एक व्यक्ति आता है, कोई भी व्यक्ति है, ये ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। तो वो व्यक्ति जब आता है और अंडे का मांग करता है भोलू से, तो भोलू जो है उस अंडे को देते समय किसी कारणवश जो है इस आदमी से टच हो जाता है और जो अंडा जो है वो सारा गिर जाता है। तो कुछ अंडा गिरने के बाद वो आदमी बोलता है भोलू को कि आपके कारण गिरा है, और ये बोलता है आपके कारण गिरा है। तो दोनों में क्लैश हो जाता है और झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा होने की वजह से भोलू जो है चिल्लाने लगता है, वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ इकट्ठा होने के बाद क्या होता है कि वहां पर पंचायत के सभी जितने भी सदस्यगण है और जो भी ग्रामीण है वो लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और झगड़ा को सुलझाने में लग जाते हैं, लेकिन झगड़ा सुलझता नहीं है। तो फिर वहां पर मुखिया जी आते हैं और बोलते हैं कि हम तुम लोगों का सॉल्यूशन कर देंगे। तो इसके कारण जो है एक पंचायत लगती है। तो इसमें मुखिया जी पूछती है कि आखिर आप तुम्हारा अंडा कितना गिरा है, तो कितना गिरा है। तो इसका जवाब में भोलू बहुत ही शानदार तरीके से देता है, और वो क्या देता है वो हम लोग आप लोग को बताते हैं। तो वो बोलता है कि अगर वो अंडा को अगर दो अलग अलग आदमी में बराबर बराबर बांटेंगे तो वो अंडा एक अंडा जो है हम लोगों का बच जाएगा। 3 अगर बराबर बराबर आदमी में बांटेंगे तो वो 2 अंडा बच जाएगा। 4 बराबर आदमी में बांटते हैं तो 3 बचता है। 5 बराबर आदमी में बांटते हैं तो 4 बचता है। 6 बराबर आदमी में बांटते हैं तो 5 बचता है। लेकिन अगर 7 बराबर आदमी में बांटते हैं बराबर बराबर तो उसमें एक भी अंडा नहीं बचता है। इसका मतलब 7 से डिविजिबल है वो नंबर। तो मुखिया जी भी सोच में पड़ जाती है और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो लोग क्या करता है कि एक मैथमेटिशियन के पास जाता है और बोलता है कि इसका हम लोगों को सॉल्यूशन बताइए। तो इसका सॉल्यूशन बताने के लिए जब वो मैथमेटिशियन बोलते हैं कि उसका सॉल्यूशन हम जरूर बताएंगे, और बोल करके वो बताते हैं एक नंबर, वो बताते हैं 119। वो नंबर 119 बताते हैं। तो चलिए, हम लोग भी जानते हैं कि वो अंडा कैसे करता है। तो इसका जो है हम सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन ये आखिरी में बताएंगे। तो हम लोग अभी फिलहाल उसका सॉल्यूशन 119 जानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं 10th क्लास की ओर, कि इसको जो है कैसे क्या क्या चीज हम लोगों को पढ़ना है और क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्या क्या बेसिक्स है और कैसे हम लोग रियल नंबर को पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर, हम लोग 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। रियल नंबर्स कितने टाइप का नंबर्स होता है तो उसको हम लोग एक एक करके पहले थोड़ा सा बेसिक्स जो 8th 9th में पढ़े हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रियल नंबर्स को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, पहला है रैशनल, दूसरा है इरेशनल। तो इरेशनल नंबर हम लोग जानते हैं कि √2, √3, √2, √3, √4 नहीं होगा बच्चा पार्टी, क्योंकि √4 का वैल्यू होता है 2, यानी 2 का स्क्वायर जो होता है 4 के बराबर होता है, इसलिए उसका वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। इसी वजह से √4 नहीं होगा। √5, √7 और इसी तरह से जो भी जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है वैसा नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा। रैशनल नंबर में आते हैं तो रैशनल नंबर को हम लोग p/q के टर्म में लिखते हैं, जिसमें q का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
0 के बराबर होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो रैशनल नंबर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, पहला है फ्रैक्शन और दूसरा है इंटीजर। फ्रैक्शन में p बाई क्यू के टर्म में हम लोग लिखते हैं, जिसमें कि q इज नॉट इक्वल टू तो 0 होगा ही, और q जो है 1 के बराबर भी नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा, तब ये फ्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर q जो है अगर 1 के बराबर हो तो बाकी जितना भी नंबर है वो कहलाएगा इंटीजर, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। निगेटिव टू पूरा पॉजिटिव तक जितना भी नंबर्स है उसको हम लोग इंटीजर बोलेंगे। तो उसको हम लोग दो भाग में यहाँ पर बांटे हैं। पहला है निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर मतलब माइनस इंफिनिटी से जो भी नंबर -1 तक आता है वो सारा हो जाता है हम लोगों का निगेटिव इंटीजर। इसमें होता है -इंफिनिटी ... -3 -2 -1, ये हो गया हम लोगों का निगेटिव इंटीजर। अब आते हैं होल नंबर में। होल नंबर में 0 1 2 3 4 ... आगे हम लोग इंफिनिटी तक चले जाएंगे तो ये हम लोगों का हो जाता है होल नंबर। इसमें कहीं पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग होल नंबर को भी दो भाग में बांट रहे हैं। पहला 0 को एक अलग कर दे रहे हैं और नेचुरल नंबर को अलग कर दे रहे हैं। तो नेचुरल नंबर हम लोग वो नंबर को बोलते हैं 0 को छोड़ करके होल नंबर में जितना भी नंबर बचा, यानी कि 1 2 3 4 ... इंफिनिटी तक, तो सारा नंबर नेचुरल नंबर कहलाता है। तो आप लोग इस नंबर से तो पहले से अवगत थे, लेकिन मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम लोग आते हैं रियल नंबर। अब जो है हम लोग आते हैं 10th क्लास में क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो 10th क्लास में जो टर्म्स का यूज होगा वो सारा हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर को हम लोग दो भाग में यहाँ पे बांटे, इरेशनल और रैशनल, जैसा कि हम लोग पिछले वाले में बांटे थे। तो इरेशनल नंबर हम लोग अभी बताएं, तुरंत बताएं कि √2 √3 √7, ये सारा हो गया इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर में अभी तुरंत मैं बताया कि p बाई क्यू, जिसमें कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हम लोग का हो जाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि कोई एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू, जिसको अगर पॉइंट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो किसी 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक दशमलव के बाद तक आए, उसके बाद रुक जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग वैसा डिजिट को बोलते हैं जो पॉइंट के बाद लगातार चलता हुआ रहे। कहने का मतलब 0.2222, फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं 0.2222 ... ये अगर बढ़ता चला जाए तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर ये नहीं बढ़े 1.25 2.35689 0.32568231, तो ये सारा जो पॉइंट जितना भी है ये आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे नहीं बढ़ रहा है मतलब इसका एक फिक्स मान है, तो इसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वैसा डिजिट को बोलेंगे जिसमें कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 0.232323 या फिर 0.352689 ... लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें हम एक ब्रैकेट में लिखे हुए हैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, और यहां पर भी लिखे हुए हैं नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इससे कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें जो है नॉन रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब यही होता है। रिकरिंग का मतलब होता है कि कोई भी डिजिट अगर बार बार रिपीट करे तो उसको बोलेंगे रिकरिंग नंबर, और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि वो डिजिट लगातार रिपीट नहीं करे और लगातार बढ़ता चला जाए, जैसे कि ये वाला नंबर 352689, इस तरह का जितना भी है वो हो जाता है नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा क्यों लिखे हैं, यहाँ पर हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि रैशनल नंबर का जो वैल्यू होता है वो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे कि √2 का वैल्यू 1.414 और भी बहुत कुछ लगातार बढ़ते चला जाता है और हमेशा रिकरिंग नहीं होता है, मतलब कि उसका डिजिट हमेशा बदलते रहता है। इस वजह से हम लोग जो है इरेशनल नंबर को नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो चलिए इतना दूर आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर हम लोग देखेंगे और उसका हम लोग कुछ ना कुछ बताएंगे, या तो कमेंट में और नहीं तो वीडियो सॉल्यूशन में ही बताएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं 10th का एक टॉपिक में जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी दो इंटीजर जो पॉजिटिव हो a और b, इन दोनों में रिलेशन बताने के लिए
इन दोनों में रिलेशन बताने के लिए हम लोग Q और R एक यूनिक इंटीजर का उपयोग करते हैं। तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है, जिसमें कि R का वैल्यू 0 से और B के बीच में है, 0 से B के बीच में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं पहले, सबसे पहले हम लोग इस भाग जो दिए हुए हैं, ये भाग का निशान आप लोग सभी लोग भाग करते होंगे, भाग इसी तरह से किया जाता है। तो इसको हम लोग पहले जान लेते हैं कि किस टर्म को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं डिवाइजर, जिससे हम लोग भाग देते हैं, डिविडेंड बोलते हैं जिसको भाग करते हैं, और क्वोशिएंट बोलते हैं जिस जो भागफल हमारा निकलता है। इसको लिख देते हैं हिंदी में भी, ये हो गया हमारा भाजक, ये हो गया हमारा भाज्य, और ये हो गया हमारा भागफल, और ये हमारा हो गया शेष। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं 2 से हम लोग 9 को डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8 बचा 1, इसमें रिमाइंडर कौन सा है, रिमाइंडर यहाँ पर 1 है, यानी शेष 1 है। 4 हमारा भागफल हो गया, 2 भाजक हो गया, और 9 डिविडेंड यानी कि भाज्य हो गया। तो अब इसका इसी से रिलेशन है, तो ये रिलेशन कैसे है ये हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर A इक्वल टू BQ प्लस R जो लिखा हुआ है, इसमें A जो है डिविडेंड कहला रहा है, यहाँ पर Q जो है क्वोशिएंट कहला रहा है, B जो है डिवाइजर कहला रहा है, और R रिमाइंडर कहला रहा है। तो हम लोग इसको इसी टर्म में लिखते हैं एक बार, तो आप लोगों को क्लियर हो पाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसको जो है हम लोग लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू, तो डिविडेंड कौन सा है, यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर डिवाइजर है, तो डिवाइजर हमारा भाजक है यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है भागफल 4, प्लस रिमाइंडर शेष कितना है R1 है। तो देखिए तो ये बराबर हो जा रहा है। तो इसी तरीके से इसको जब रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं तो ये कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर हम लोग जो है और भी एग्जांपल के तौर पे हम लोग 3 एग्जांपल लिए हुए हैं, इस एग्जांपल को भी समझ लेते हैं। हम लोग 23 को भी 2 × 11 + 1 लिख सकते हैं, जिसमें हम लोगों का डिवाइजर हो गया 2, यानी कि 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल के तौर पे 2 23, यहाँ पर 1 2 1 2, ठीक है, 3 2 1 2, तो यहाँ पर देखिए 11 हम लोग यहाँ पे ले आए, 2 हम लोग यहाँ पे ले आए, ठीक है, 1 हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर में ले आए, और 23 को हम लोग यहाँ ले आए। तो इसी टर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो और भी एग्जांपल है, 54 को हम लोग 7 × 7 + 5 लिख सकते हैं। 63, चूंकि यहाँ पर 0 रिमाइंडर इसलिए है क्योंकि 9 7 जा 63 होता है। तो चलिए हम लोग इसी रूल का यूज करके हम लोग यहाँ पर HCF निकालेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे और एक मेथड है उसको जानते हैं। अब हमारा दूसरा मेथड है HCF निकालने का, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है किसी भी नंबर को हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कहने का मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से या स्वयं से डिविजिबल हो। कहने का मतलब है जैसे कि 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या 2 से खुद से होता है, 3 1 से डिवाइड होता है या 3 खुद से होता है। तो जब किसी टर्म को, किसी नंबर को हम लोग प्राइम के गुणक में लिखते हैं तो उसको हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी यही है, थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज आइदर प्राइम नंबर और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम। तो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के गुना के रूप में। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, तो इसको इस तरह से बताया हुआ है ताकि आप लोग समझ पाए। ऐसे हम लोग यहाँ पर 36 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लाइन खींचे, ऐसे खींचे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 और 3 3। तो इसको हम लोग 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर करके लिखेंगे। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो हम लोग जब इसको फैक्टराइजेशन मतलब इस तरह से लिखते हैं, प्राइम नंबर्स के गुना के रूप में लिखते हैं, तो यही थ्योरम बोलता है कि इसके प्राइम नंबर के गुणक के रूप में हम लोग लिखेंगे तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका यूज हम लोग आगे में चल के HCF LCM निकालने में करेंगे, जो कि रियल नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता ही आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हाँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए प्रूव करना है n² - 1 जो है वो 8 का मल्टीपल है। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग जानते हैं, देखिए इवन नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, इवन नंबर को हम लोग लिखते हैं 2 × a, जिसमें a नंबर कोई भी हम लोग अगर पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा हम लोगों का इवन नंबर, क्योंकि यहाँ पे 2 पहले से है। उसी तरह से ऑड नंबर को अगर लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं 2a + 1, जिसमें a कोई भी नंबर पुट करेंगे तो वो हम लोगों का आ जाएगा ऑड नंबर। तो हम लोग इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पर n² - 1
में हम लोग जान रहे हैं n का वैल्यू जो है मान लेते हैं कि ऑड नंबर हम लोगों को मानना है, n ऑड इंटीजर, पहले ही बोल दिया n इज ए ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 2a + 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2a + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम लोगों को ऐसा सॉल्व करना है ताकि लास्ट में हम लोग को 8 का मल्टीपल दिख जाए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 4a² हो जाएगा प्लस 1 4a। आप लोग a + b का होल स्क्वायर जानते होइएगा, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो इसका a अगर मान ले, इसको b मान ले, तो उसी तरह से हम लोग 2a + 1 का होल स्क्वायर निकालना जानते हैं। नहीं जानते हैं तो बेसिक से हम बता दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा एक बार में। 2a का सबसे पहले होल स्क्वायर निकालेंगे, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2a × 1 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² प्लस 4a + 1। तो देखिए यहाँ पे हम वही चीज लिखे हैं और लास्ट में -1 था, तो इसको हम लोग लिखते हैं 4a²। देखिए ये 1 1 कैंसिल हो जाता है, प्लस 4a, तो बराबर हम लोग 4a जब इसमें से कॉमन निकालेंगे, दोनों में 4a दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है a + 1। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि 4 है और a × a + 1 है, तो हम लोग 8 का मल्टीपल कैसे लाएंगे। 8 का मल्टीपल लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कोई भी इवन नंबर हो तो उसका अगला टर्म क्या होता है, उसका अगला टर्म होता है एक ऑड नंबर, या फिर अगर कोई टर्म ऑड नंबर है तो उसका अगला टर्म यानी कि एक अगर जोड़ देंगे तो उसमें वो आ जाएगा इवन नंबर। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे a + 1 है, अगर ये इवन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा a + 1। अगर 2 है ये तो ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों में से एक ऐसा संख्या होगा जो कि 2 से डिविजिबल होगा, मतलब कि इवन नंबर होगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि a × a + 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। क्यों डिविजिबल बाय 2? क्योंकि ये दोनों में से एक नंबर जो है ऑलवेज एक इवन नंबर होगा, क्योंकि इवन में एक जोड़ते हैं तो ऑड आता है, ऑड में एक जोड़ते हैं तो इवन आता है। तो इसको हम लोग a × a + 1 को 2 का मल्टीपल में लिख सकते हैं, मान लेते हैं 2z, जिसमें z एक इंटीजर है। तो इसको हम लोग जब यहाँ पर पुट करेंगे 4 × 2z ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8z। तो देखिए बच्चा z एक इंटीजर है और हम लोग निकाले थे n² - 1, तो n² - 1 जो है वो बराबर हो जाएगा 8z के। तो यहाँ पर हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि n² - 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 8 होगा, यानी कि 8 से डिवाइड होगा n² - 1, तो ये यहीं पर प्रूव होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें कि हम लोगों को HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड के द्वारा। तो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले बच्चा हम लोग जानेंगे कि कौन सा 2 नंबर है, उसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि 420 है और 130 है, तो इसको हम लोग इसी फॉर्मेट में लिखेंगे a = bq + r, जिसमें कि r का वैल्यू जो है b से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा। तो इस टर्म में हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 420 = 130 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 420 से थोड़ा कम आ जाए और शेष कुछ बच जाए। तो हम लोग 13 × 39 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 30 आ जा रहा है हम लोगों का। तो उसके बाद हम लोग ये टर्म को फिर से यहाँ ले आएंगे 130 बराबर, और ये टर्म को यहाँ ले आएंगे 30 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 130 से थोड़ा सा कम आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 चौक 120 × 4 प्लस 10 शेष बच जा रहा है। तो उसी तरह से फिर से 30 को यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि 30 बराबर ये टर्म को यहाँ ले आएंगे 10 इंटू कितना से गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो पूरा पूरी कट जा रहा है, तो प्लस रिमाइंडर 0 बच जाए। हम लोग तब तक ऐसा फॉलो करते रहेंगे जब तक कि हम लोगों का रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता है। तो जैसे ही मेरा रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब हम लोगों का आंसर मिल गया, और वो आंसर कितना है, वो आंसर है 10। ये हो गया हमारा HCF, यही है ये मेथड। लेकिन इसको आसान तरीका से हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखने में क्या होता है कि दिक्कत आता है। तो लेमा मेथड को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो छोटा है उससे हम लोग भाग करेंगे 420 को, तो हम लोग सबसे पहले भाग करेंगे कितना आएगा, 3 बार में भाग करेंगे तो 390 आ जाएगा, तो यहाँ पे 30 बच जाएगा। तो अब क्या करना है, जो 30 आया उसी से हम लोगों को डिवाइड करना है, जो हम लोगों का भाजक है यानी डिवाइजर है। तो इस फिर 130 को डिवाइड करेंगे तो 30 चौके 120, तो यहाँ पर 10 बच जा रहा है। फिर से वही चीज को फॉलो करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 3 बार में कट जा रहा है, तो शेष मेरा 0 बच जा रहा है, यानी कि HCF मेरा हो गया 10। तो ये हमारा HCF इस मेथड की से निकल जाता है। तो हम लोग समझ गए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड क्या है, और इसी का क्वेश्चन हम लोग NCERT
जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग करेंगे और उसी से हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग HCF निकालेंगे और नया नया क्या क्या क्वेश्चन किस किस तरह का आता है। तो और दूसरा मेथड जो फंडामेंटल वाला मेथड है उसका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसको भी हम लोग आगे बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा हम लोग आते हैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में, जो 1.1 एक्सरसाइज है, आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी अपना खोल करके। तो एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम है, पहला क्वेश्चन जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हम लोगों को निकालना है 135 और 225 का HCF। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग उसी तरीके से निकालते हैं। तो हम लोग निकालते हैं 135 और 225। तो हम लोगों को निकालना है एल्गोरिथम का यूज करके। तो जो छोटा है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे और इसको भाग करेंगे। तो 135 डिवाइडेड बाई 225, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग कितने बार में कर सकते हैं? एक बार में कर सकते हैं। तो 135 यहाँ पे बच गया 0 और 13 7 2 9 90। तो जो बच गया उससे हम लोग फिर डिवाइड करेंगे किसको? ये जो डिवाइजर है उसको। तो 135 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में, ठीक है। अब फिर से वापस इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो दो बार में पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका जो HCF हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा? 45। तो पहला नंबर का आंसर तो ऐसे ही हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, 196 वाला। तो दूसरा नंबर, ये पहला नंबर हो गया। तो नेक्स्ट तीसरे नंबर में आते हैं। तीसरा नंबर है 867 और 255। तो छोटा कौन सा है? 255 है। तो 255 से हम लोग डिवाइड करेंगे। कितना है? 867 कितना बार में लगेगा बच्चा पार्टी? दो बार में आ जाएगा आपका 5, दो बार में आराम से हो जाएगा। 3 बार में होगा 6 7 7.5, 3 बार में हो जाएगा। 3 बार में 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 5 या 15, 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7। तो यहाँ पे आ गया 2 0 1, 102। अब क्या करेंगे? इसको यहाँ पे ले आएंगे और फिर से डिवाइड करेंगे 255। तो दो बार में 204 आ जाएगा, दो बार में 204। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, 51 आ गया। फिर से क्या करेंगे? यहाँ पे पहुंचा देंगे तो 102। तो दो बार में देखिए 102 आ जा रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये जो हो गया हमारा HCF बराबर 51। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों सॉल्यूशन पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आप लोग समझ गए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसको हटाने वाले हैं। चलिए अब आते हैं बच्चा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। बहुत बढ़िया। अभी हम लोग तुरंत देखे लेमा थ्योरम। लेमा थ्योरम में हम लोग क्या देखे कि a = bq + r, जिसमें कि r का वैल्यू कितना से कितना तक रहता है? 0 से ग्रेटर देन और बड़ा और स्मॉलर देन b। तो इसमें जो है हम लोगों का b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? b का वैल्यू दिया हुआ है 6। और b का वैल्यू जब 6 दिया हुआ है तो हम लोग बच्चा पार्टी हम लोग जानते हैं कि r का वैल्यू कितना से कितना तक होगा? r का वैल्यू होगा 0 से r यहाँ पे 6, यानी r का वैल्यू कितना हो सकता है? r का वैल्यू हो सकता है 0 1 2 3 4 5, इसी में से होगा। तो अब बोल रहा है कि हम लोगों का सो दैट एनी ऑड इंटीजर के बारे में बोल रहा है। तो ऑड इंटीजर कब आएगा? तो हम लोग इसमें पुट करते हैं a = b का वैल्यू हम लोग 6 पुट कर दिए, 6q + r का वैल्यू हम लोग या तो 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग 0 लिखे तो क्या हो जाएगा? ये क्या ऑड इंटीजर रहेगा कि इवन इंटीजर रहेगा? अगर 0 लिख दिए तो हम लोग जानते हैं कि a = 6q हो जाएगा। 6q मतलब कि ये 2 का मल्टीपल है, तो ये इवन नंबर हो जाएगा, यानी कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा a। तो ये ऑड तो होगा नहीं। उसी तरह से जब हम लोग 1 पुट करेंगे a = 6q + 1, तो हम लोगों का क्या होगा? ये एक ऑड नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से 2 कॉमन नहीं निकल पा रहा है। उसी तरह से जब 2 डालेंगे तो इस साइड हम इवन लिखते हैं, इस साइड ऑड लिखते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आप लोगों को भी इवन नंबर। तो अगर हम लोग r = 2 पुट करते हैं तो क्या होता है? a = 6q + 2, तो इसमें से क्या हो रहा है? 2 कॉमन निकल जा रहा है, 3q + 1। तो यहाँ पर जैसे ही 2 कॉमन आ गया तो ये तो इवन इंटीजर हो गया, ये तो ऑड इंटीजर हुआ ही नहीं। तो ऑड इंटीजर लाने के लिए हम लोग फिर 3 पुट करते हैं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि r = पहला नंबर 1 हो जाएगा सही। दूसरा नंबर a = 6q + 3 पुट करेंगे
तो हम लोगों का इसमें से कोई 2 कॉमन नहीं निकल रहा है, यानी कि ये भी एक ऑड इंटीजर है, तो r इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक बार 4 पुट करेंगे, ठीक है, 4 पुट करेंगे, तो 4 पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू 4, तो a बराबर 6q प्लस 4, तो देखिए बच्चा पार्टी इसमें भी 2 कॉमन निकल जा रहा है, तो 3q प्लस 2, तो 2 कॉमन निकल जा रहा है, इसका मतलब ये एक इवन नंबर है a, तो हम लोगों को इवन नहीं ऑड के बारे में बोल रहा है, तो क्या करेंगे फिर 5 पुट करेंगे, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, इसमें 2 कॉमन नहीं निकल पा रहा है, इसी वजह से r का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 5। तो यानी कि 3 हम लोगों को इक्वेशन निकल गया ऑड लाने के लिए, ऑड इंटीजर लाने के लिए, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये और तीसरा नंबर ये। तो क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, तो ये तीनों हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। इसी तरीके से कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो इसी तरीके से हम लोगों को जवाब देना है। हाँ, इसको जो है हम सॉल्यूशन किए हैं, लेकिन इसको पूरी अच्छी तरह से लिखना है कि इफ वी पुट 0 then it is the multiple of 2, so it is not odd number, so it is even number। इस तरीके से लिखना है और पूरी तरह से लिखना है, तभी जाकर के मैट्रिक एग्जाम में मार्क्स मिलता है। स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन में तो खास करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, रुको। चलिए बच्चा हम लोग नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर, एक आर्मी कंटीजेंट में कितना नंबर है 616, उसके बाद ये रहा 616, उसके बाद हाँ, एंड टू द मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड, 32 मेंबर और है परेड में, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, देखिए कॉलम सेम होना चाहिए, कॉलम सेम होना चाहिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो सिंपल है, इसका हम लोग HCF निकाल लेंगे ताकि जो है हम लोगों का कॉलम सेम आ जाए, दोनों में से जो कॉमन निकलेगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल इसका HCF निकाल लेंगे। तो HCF कैसे निकालेंगे, हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे, 32 है और डिवाइडेड बाई 616, कोई स्पेसिफिक तो नहीं बोला है कि किस मेथड से निकाल, हाँ ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे, तो 32 दूनी 64 होता है, तो एक बार में देंगे 32, तो यहाँ पे 9 2 11 हो गया, और यहाँ 5 में से 3 गया 2 29, यहाँ पे 6 आ गया, और कितनी बार में ये जाएगा 3 30, 3 9 बार में चला जाएगा, 9 दूनी 18, अच्छा ज्यादा हो जाएगा, 9 तिया 27 1 28, नहीं ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। तो 8 से फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, तो इसका कितना हो जाएगा HCF, तो नंबर ऑफ कॉलम हम लोग 8 रखेंगे, यानी कि 32 है तो 8 कॉलम रखेंगे, तो 8 चौक 32, 1 2 3 4, इसी तरह से 8वां नंबर तक रखेंगे, और ऐसा ऐसा 4 को ग्रुप शुरुआत में रहेगा, एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, उसके बाद 616 का इस तरह से कॉलम में रहेगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को HCF निकालना था, आसान था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m या 3m + 1। बहुत ही आसान। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू BQ प्लस R, जिसमें R का वैल्यू कितना से कितना तक रहेगा, हम लोग जान रहे हैं B और 0 यहाँ बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों का दिया हुआ है B का वैल्यू 3 रखना है, और B का वैल्यू जब 3 होगा तो R का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि 0 से B के बीच में ही R का वैल्यू रहता है। तो 0 1 2 एक एक बार हम लोग पुट करके देख लेंगे। तो पुट करेंगे व्हेन R इज इक्वल टू 0, व्हेन R इज इक्वल टू 1 और व्हेन R इज इक्वल टू 2। अब तीनों को जब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोगों का किस फॉर्म में आना चाहिए, 3m और 3m + 1। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं बच्चा, a इज इक्वल टू 3q, b के जगह में 3 पुट कर दिए, प्लस r के जगह में 0, तो a इज इक्वल टू 3q हो गया। दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लेंगे, 3 गुना ब्रैकेट में बचा हुआ को लिख देंगे 3q स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू, इसको मान लेंगे कोई इंटीजर z1, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद r इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे, इसको देख लीजिए, ठीक है, r इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो हम लोगों का a बराबर कितना आ जाएगा 3q + 1, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 1 का होल स्क्वायर करेंगे। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू a + b के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, आप लोग जान रहे होंगे a स्क्वायर अभी तुरंत बताएं, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a भी होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9q स्क्वायर + 1 + 3 दूनी 6q, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को रहने देंगे, बाकी ये दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ पे आ जाएगा 3q² प्लस 2q। ये वाला में से और ये वाला में से हम लोग 3 कॉमन लिए हैं, तो इतना बच रहा है कॉमन, ध्यान से देखते रहना, और बच गया +1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a² = 3 के को रहने देंगे, बाकी ये जो टर्म है ये भी कोई इंटीजर ही होगा, तो उस इंटीजर को हम लोग नाम दे देते हैं z2 + 1। ठीक है, अब तीसरा नंबर r = 2 पुट किए तो a = 3q + 2। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो a² 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो a² = 9q² प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, 12q + 4। हाँ ठीक तो है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से a² = तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 1 जो है हम लोग का 1 के फॉर्म में है, इसलिए इसमें से 1 जो है एक्स्ट्रा में लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं 9q² + 12q प्लस, एक काम करते हैं इसको 3 + 1 के टर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को किस टर्म में लाना है, 3m + 1 के टर्म में लाना है। तो a² बराबर, अब ये तीनों में से 3 कॉमन हम लोग ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो 3q² + 4q + 1 और +1। अब क्या करते हैं, ये पूरे टर्म को हम लोग क्या मान लेंगे, ये कोई ना कोई तो इंटीजर ही होगा, तो उस इंटीजर को हम लोग मान लेंगे z3। तो a² बराबर 3, यहाँ पे लिख देते हैं z3, ठीक है, +1। तो ये वाला हमारा तीसरा नंबर आ गया। तो देखिए z1, z2, z3 तीनों जो है ये 3q² कोई ना कोई इंटीजर होगा, 3q² + 2q ये कोई ना कोई इंटीजर होगा, और 3q² + 4q + 1 ये कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, तो उसको हम लोग कर देंगे m। तो ये कौन सा फॉर्म में है, a² बराबर 3m, ठीक है, m मान लेते हैं, वेयर m इज सम इंटीजर, वेयर m इज सम इंटीजर, ठीक है। और यहां पर भी उसी तरह से a² = 3m + 1, जिसमें कि m कोई ना कोई इंटीजर है, और यहां पर भी a² = 3m + 1। तो ये शो हो गया आप लोगों का, तो हेंस करके आप लोग लिख सकते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो ये 3m या तो 3m आएगा, और नहीं तो 3m + 1 के टर्म में आएगा। हम लोग लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, उसी तरीके से सेम टू सेम करना है जिस तरह से हम लोग स्क्वायर में किए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे a = bq + r, जिसमें r का वैल्यू 0 से लेकर के और b तक रहा है। इसमें b का वैल्यू क्या रख देंगे, b का वैल्यू 9 रख देंगे, और r का वैल्यू क्या रख देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इतनी बार करना है, इतनी बार आप लोगों को करके देखना है। ये इसी फॉर्म में आएगा, या तो 9m आएगा, या 9m + 1 आएगा, 9m + 8 आएगा। तो एक एक करके हम लोग करते हैं, हम लोग थोड़ा सा छोटा छोटा जगह में करते हैं और आराम से करते हैं। तो अगर r = 0, r = 0 पुट करते हैं तो हम लोगों का a बराबर क्या आ जाता है, 9q + 0, ठीक है। तो अब आगे करते हैं, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, a³ बराबर 9q का होल क्यूब। तब फिर आगे क्या आ जाएगा, a³ बराबर, इसमें क्या करते हैं 9 बाहर निकाल देते हैं, तो 9, और यहाँ पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर और क्यूब का क्यूब, ठीक है। तो ये कौन सा टर्म में आ गया, ये 9m में आ गया। देखिए ये 9m, ये तो कोई ना कोई एक इंटीजर ही होगा, वेयर m इज ए इंटीजर, इसमें लिख लीजिएगा m, इसको m मान लीजिएगा m1, वेयर m इज ए इंटीजर, ठीक है। तो उसी तरह से जब r1 हम लोग पुट करते हैं तब देखते हैं, r = 1, तो a = 9q + 1। अब दोनों साइड हम लोग क्यूब कर देंगे, तो क्यूब करते हैं इसमें, तो क्या आ जाता है, हम लोग जानते हैं a + b का होल क्यूब = क्या होता है, a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab a + b। हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 9q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा, प्लस 3ab, 3 × 9q और 9q + 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ से 9 कॉमन निकल जा रहा है, देखिए यहाँ से ये 9 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। बच गया यहाँ पर 1, सिर्फ 1 बच रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 मान लीजिए कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया 9 का स्क्वायर, q का क्यूब, प्लस 1 को तो किनारे कर दिए, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा,
तो यहाँ पे आ गया 9 कॉमन ले लिए तो बच गया 3q और 9q प्लस 1, ठीक है, और बच गया प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर ये कोई ना कोई तो एक इंटीजर ही होगा, इसको मान लेंगे m2। तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया, ये आपका फॉर्म में आ गया 9m प्लस 1, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये r इक्वल टू 1 पुट करने पर, उसी तरह से r इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पुट करके भी देख लेते हैं उसके बाद। तो a का क्यूब इज इक्वल टू हम सीधे कर दे रहे हैं, आप लोग अपना कॉपी में अच्छे ढंग से कीजिएगा, 9q प्लस 1 प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस यहाँ पे 3ab 3 इंटू 9q इंटू 2 और a प्लस b 9q प्लस 2, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक 9 यहाँ से कॉमन निकाल लिए, एक 9 यहाँ से कॉमन निकाल लिए, बच रहा है ये 8, बाकी तो कॉमन निकल ही जा रहा है, तो 9 हम लोग कॉमन निकाल लिए तो बच गया 9 का स्क्वायर क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ पे आ गया 3, 3 गुने 2 बराबर 6, 6 क्यूब और ब्रैकेट में आ गया 9q प्लस 2, ठीक है, और प्लस 8। तो ये कौन सा, इसको इस पूरे को हम लोग मान सकते हैं m3, क्योंकि ये कोई ना कोई तो इंटीजर ही होगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 9m3 प्लस 8 के फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्मेट में आ रहा है, ये देखिए 9m प्लस 8 का फॉर्मेट में। तो इसी तरह बच्चा हर क्वेश्चन में अंतिम तक करना है, इसको जो है 4, 5, 6, 7, 8 सभी का हम लोगों को इस फॉर्मेट में ही लाना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग जो है इसको ट्राई करना और ट्राई करके और पूरा सॉल्व करके और देखना, नहीं बनेगा तो बोलना, फिर से एक छोटा सा क्लिप बना करके फिर से डाल दूंगा, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 1.1 एक्सरसाइज तो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, 1.2 एक्सरसाइज और बचा हुआ 1.4 तक है, तो वो पूरा हम लोग बाद में करते हैं, एक और पार्ट 2 ला करके। चलिए यहीं तक करते हैं, और रियल नंबर पार्ट 2 कल या परसों जब भी मौका मिले तो आप लोगों का आ जाएगा, आप लोग उसको देख करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।